एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि। देहरादून के अंदर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 3 साल पूरे होने पर सीएम रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वादा किया था। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन, बड़ा फैसला किया। इसके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एक बड़ी उपलब्धि है। 39,000 करोड़ का निवेश धरातल पर लेकर आए। प्रदेश में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। 94,000 करोड़ के केंद्र की योजनाएं प्रदेश में हो रही हैं संचालित। पलायन आयोग पर के गठन से प्रदेश को काफी लाभ भी हो रहा है। तो तमाम काम पूरे किए। 3 साल सरकार को हो गए हैं। उत्तराखंड की सरकार 3 साल पूरे होने पर 39,000 करोड़ रुपए का यहां पर कामकाज किया है। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, 3 साल पूरे होने पर सरकार ने यहां पर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। अगर कैलकुलेट करके देखें, सरकार कितनी सफल रही 3 साल में काम करने में? देखिए, 3 साल की उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने गिनाई है और अगर उपलब्धियों के हिसाब से देखें, सफलता के हिसाब से, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि जो दृष्टि पत्र में भी घोषणाएं की गई थी या जो वादे किए गए थे उस पर सरकार काम कर रही है। और गैरसैंण का एक बड़ी उपलब्धि है त्रिवेंद्र सरकार की, तरीके से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। और अगर देखें कि रोजगार के सृजन के हिसाब से तो जो इन्वेस्टर समिट की गई थी उसके काफी जो सकारात्मक नतीजे सरकार के सामने आए हैं। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। अलग अलग इंडस्ट्रीज थे उसमें, राष्ट्रीय स्तर की कई इंडस्ट्रीज उसमें शामिल हुई और बीच में तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए का जो निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर आ चुका है। उस पर काम चल रहा है और अभी बाकी के आने वाले दिनों में वो भी एमओयू जो है वो धरातल पर उतरेंगे। यानी तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का जो एमओयू हुए थे, जो निवेश के, वो धरातल पर आएंगे, ऐसी मुख्यमंत्री ने उम्मीद की है। और 56,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये बड़ी बड़ा आंकड़ा है तुषार। और जिस तरीके सरकार ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। अगर हम एक चीज तो बहुत साफ तौर पर दिखती है तुषार कि अगर हम देखें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बनने के बाद में जो उन्होंने सीएम डैशबोर्ड शुरू किया था, जिसमें जनता सीधे तौर पर सीएम से शिकायत करे और वो फिर शिकायतें उसमें विभागों पर कार्रवाई होती है, तो वो बहुत हद तक सकारात्मक उसके नतीजे निकले हैं। और कई विभागों के मामले उसमें सीधे तौर पर जनता जब शिकायत करती है तो निस्तारण होते हैं। तो सुशासन के तौर पर जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल रही, एक गुड गवर्नेंस देने के रास्ते पर, वो काफी प्रभावशाली रहा है। उसके नतीजे दिखते हैं और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं और उन्होंने इसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना है। इस तरीके से देखें तो करीब 94,000 करोड़ रुपए की ऐसी योजना है जो भारत सरकार के सहयोग से राज्य में चल रही है। तो विकास के रास्ते पर जो 3 साल का खाका मुख्यमंत्री ने खींचा है, उसको काफी उपलब्धि बनाने, संतुष्टिपूर्ण इस तरीके से कह सकते हैं सरकार के लिहाज से। लेकिन अभी 2 साल में बड़ी चुनौतियां हैं जो दृष्टि पत्र में भी जो वादे किए थे विकास को लेकर के, उसमें मुख्य तौर पर जो बात है तुषार, जो मुख्यमंत्री के सामने 2 साल की बड़ी चुनौती है वो ये है कि पूरे राज्य का एक समग्र समुचित जो विकास है और जो बैलेंस, एक संतुलित विकास है, तो संतुलित विकास करना एक बड़ी चुनौती है। उससे खाका खींचना, उसका रोड मैप पर आगे बढ़ना, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि विकास के पहिए विकास की जो अभी तक योगदान है उसमें जो मैदानी जिले हमारे 3-4 जिले, इनका ज्यादा योगदान है और पर्वतीय जिलों का योगदान कम है। तो लिहाजा जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, चाहे वो रिवर्स फ्लाइट से जोड़कर है, उद्यान विभाग की है, पर्यटन विभाग की है, होम स्टे एक बड़ा योजना है जिससे रोजगार बढ़ रहा है। तो इन चीजों से छोटी छोटी जो सेक्टर है विकास रोजगार के, उनको डेवलप करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और संतुलित विकास को लेकर के ये बड़ी प्रभावशाली कदम हो सकता है। तो 2 साल आगे आने वाले ये भी चुनौतीपूर्ण है मुख्यमंत्री के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं पौड़ी के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। जनरल ओबीसी एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी घेराव किया। मंत्री रावत ने कर्मचारियों से मिलकर बात करने का वादा किया है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर यह विरोध है और कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का घेराव किया है। फिलहाल कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का घेराव कर उनसे अपनी तमाम शिकायतें और यहां पर अपनी अपील की है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पर रुख रखेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और सरकार का रुख इनकी तरफ एक नकारात्मकता का है, ऐसे में क्या प्रमोशन में आरक्षण का विरोध इनका सफल होगा? तमाम सवालों के बीच में यह लगातार विरोध चल रहा है, इनका प्रदर्शन चल रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला कि मैं जनरल ओबीसी परिवार के साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ये आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के अपने स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आज 6 बजे मैं श्रीनगर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता कराऊंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराऊंगा, और मैं भी तहे दिल से, खुले दिल से जनरल ओबीसी परिवार के साथ में हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। संवाददाता मुकेश बचेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर देखें, सरकार लगातार इनसे अपील कर रही है कि आप धरने को समाप्त कीजिए, आपके विषय में सोचा जाएगा, लेकिन इनका साफ कहना है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप हमें कोई पक्के तौर पर आश्वासन नहीं देते। किस तरीके से रास्ता निकलेगा फिर? जी बिल्कुल। आज बताना चाहूंगा कि जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने क्षेत्रीय भ्रमण में थे, जहां पर जनरल ओबीसी एसोसिएशन के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनका घेराव किया और उनसे वार्ता की है। वार्ता में ये निष्कर्ष जो ओबीसी कर्मचारियों का कहना निकल के सामने आया है कि आज शाम को 6 बजे ओबीसी कर्मचारियों के साथ धन सिंह रावत एक बैठक लेंगे। उसके बाद 22 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ इनकी बैठक होगी, जनरल ओबीसी और मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी बैठक ली जाएगी और कुछ बीच का रास्ता निकालने की बात की जाएगी। कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जनरल ओबीसी एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं। काफी भरोसा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उन्होंने दिया है। जी ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर देखें, आश्वासन से क्या मानने को तैयार हैं ये तमाम कर्मचारी? जो आज की बात करूं तो जो 6 बजे जो मीटिंग ओबीसी कर्मचारियों के साथ धन सिंह रावत देने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग ये होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो इनका घेरा हुआ था उस मंच पर इन्होंने कहा था कि इनको निराश नहीं होने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात से उत्साहित यहाँ पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं। विश्वास कर लिया है धन सिंह रावत ने सभी कर्मचारियों को और उनके हित में अपनी बात रखने की, मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात उन्होंने कही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर जनरल ओबीसी एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना चल रहा है और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार लगातार इनकी बात पर ध्यान देने की बात तो कर रही है, लेकिन ये किसी बिना लिखित आश्वासन के मानने को तैयार नहीं। खबर देहरादून से है। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। दून अस्पताल प्रशासन दून हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड की बढ़ाई गई सुरक्षा, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान वार्ड की सुरक्षा करेंगे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के अलावा बिना अनुमति प्रवेश पर पाबंदी है। तो दून हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान करेंगे वार्ड की सुरक्षा। तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के अलावा बिना अनुमति प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। तो कोरोना को लेकर दून अस्पताल प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार यहां पर तमाम जो पाबंदियां हैं उनको यहां पर फॉलो किया जा रहा है। सीधे तौर पर दून हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान वार्ड की सुरक्षा कर रहे हैं। तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की अनुमति के बिना किसी को भी अंदर जाने की पाबंदी है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारी की जा रही है और दून हॉस्पिटल में सुरक्षा तक लगानी पड़ी है। किस तरीके के हालात है वहां पर? देखिए तुषार, बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल में एक चीज देखने को मिल रही थी कि कुछ लोग जो चाहे तो इसको राजनीतिक लोग कहें या फिर कुछ जो उनके दिमागदार भी हैं, वो कोशिश में थे जो क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं, पेशेंट रखा गया है, तो लिहाजा वो जाने की कोशिश की। और पिछले दिनों हमने देखा कि परसों ही सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस उपाध्यक्ष जैन के साथ कुछ पत्रकार भी गए। लिहाजा इसको बड़ी सख्ती के साथ इसको लिया गया है और उसकी सुरक्षा बढ़ा दिया। यानी साफ तौर पर जो वार्ड है, वार्ड से पहले ही किसी के भी अंदर जाने को, उसके प्रवेश पर, अनधिकृत प्रवेश पर रोक होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर कोई जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है। तो लिहाजा उसकी सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और वहां पर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं और कोई भी अंदर चिकित्सक या फिर नर्सिंग स्टाफ के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा। और इसमें अपडेट कर दें तुषार की जो सूर्यकांत धस्माना परसों चले गए थे और उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा जो 7 ऐसे रिपोर्टर्स और जो कैमरा पर्सन है, मीडिया कर्मी, जो उनकी खबर बनाने के लिए गए थे और खबर वार्ड के अंदर भी चले गए थे और वार्ड के बाहर भी उनसे मुलाकात की, उनको भी क्वारंटीन करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। यानी पत्रकारों को भी इसमें सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सुरक्षा खड़ी की है। न सिर्फ और बल्कि जो उसके संपर्क में थे उनको भी क्वारंटीन करने के आदेश जारी किए हैं। जी तुषार, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर हम आपका रुख करेंगे।
तो जहां एक तरफ कोरोना से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम संदेशों के जरिए अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। और ऐसे में कोरोना पर अफवाहों पर लगेगी रोक। उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया एक व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर संदेश भेजकर अफवाहों से बच सकते हैं लोग। इस नंबर पर लोगों को कोरोना के बारे में सही जानकारी मिलेगी। पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर है 9412080720। एक बार फिर से हम आपको नंबर बताते हैं। नंबर है 9412080720। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं और अफवाहों से बच सकते हैं। फहीम तना हमारे साथ है। फहीम, लगातार अफवाहें फैल रही है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये नंबर जारी कर दिया गया कि अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है या लगता है कि ये जो संदेश आपको मिला ये ठीक नहीं हो सकता, आप तुरंत जानकारी दीजिए और जानकारी लीजिए। बिल्कुल। तो साहब देखिए, सोशल मीडिया का लोग जो मिसयूज भी कर रहे हैं या उसको मजाक में भी ले रहे हैं, वो भी शायद घातक हो सकता है। क्योंकि एक तो इससे इंफॉर्मेशन फेक वायरल होने का खतरा रहता है, होती भी है, और दूसरा ये कि मजाक में चीजें कभी गंभीर बात भी होती है तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो लिहाजा दोनों ही तरीके बड़े घातक हैं, फेक इंफॉर्मेशन भी और उसको बताइए अंदाज में व्यंग्यात्मक लहजे में भी वायरल करना है। दोनों ही चीजें बड़ी घातक हो सकती हैं इस महामारी के मामले में, इसलिए इसको गंभीरता से लिया गया है। और किसी भी लापरवाही, किसी भी अफवाह के लिए और उसके लिए जो मॉनिटरिंग सेल है वो काम कर रहा है, और जो IT विभाग है, जो पुलिस का IT सोशल मीडिया का जो विभाग है जो देखता है, उसको भी अलर्ट कर दिया गया। और तमाम इन्फॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि कहीं भी अगर इस कोरोना को लेकर के कोई अफवाह फैलाने की बात होती है वो उसको उस पर तो निगरानी रखी जाए। साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है उस पर करेक्ट जानकारी लेने के लिए भी इसको वायरल किया जा रहा है, इसको प्रसारित किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं कोई अफवाह जैसी स्थिति है या कहीं कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति है तो लोग उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल कर ले। तो ये भी एक बेहतर प्रभावशाली तरीका हो सकता है, उसी में इसको शामिल किया गया है। जी विशाल, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार कोरोना पर नियंत्रण की सरकार की तैयारी जारी है और ऐसे में 7 मीडिया कर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 7 पत्रकारों को क्वारंटीन किया। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस क्लब को एक पत्र लिखा है। पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के संपर्क में आए थे मीडिया कर्मी। स्वास्थ्य विभाग ने सूर्यकांत धस्माना को भी क्वारंटीन कर दिया है। ऐसे में ये 7 मीडिया कर्मी और साथ ही साथ एक सूर्यकांत धस्माना की बात करें, ये सभी क्वारंटीन किए गए हैं। फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, क्वारंटीन किया गया है 7 मीडिया कर्मियों को। फहीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी तुषार, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मीडिया कर्मी और उसी से जुड़ा हुआ जो आइसोलेशन वार्ड को, अस्पताल को सुरक्षा से जोड़ा गया है, सुरक्षा खड़ी की गई है, उसी से जुड़ा ये प्रसंग भी है। क्योंकि सूर्यकांत धस्माना जब गए थे तो पत्रकार भी उनकी कवरेज के लिए गए थे, और लिहाजा उनको भी एहतियातन क्वारंटीन किया गया है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई लक्षण तो नहीं उभरते हैं। लिहाजा पत्रकारों के लिए भी क्वारंटीन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और तो प्रेस क्लब के जरिए इनको निर्देशित किया गया है। लिहाजा सूर्यकांत धस्माना भी क्वारंटीन है और उनके संपर्क में आए उस समय 7 पत्रकार भी क्वारंटीन है। और ये पत्रकारों के लिए भी एक तरीके से संदेश है कि वो अपना ड्यूटी निभाते समय, कवरेज करते समय इन चीजों का एहतियात बरतें और इस तरह की नौबत न आए क्वारंटीन होने की या फिर कहीं संदिग्ध स्थिति पहुंचने की। तो ऐसी संवेदनशील जगहों पर जाते समय एहतियात बरतें, इसका ये साफ तौर पर संदेश भी है। जी विशाल, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना वायरस से जुड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि देश में अब मरीजों की संख्या 149 हो गई है। तेलंगाना में सामने आया कोरोना वायरस का नया केस। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद लौटा था संक्रमित शख्स। तेलंगाना में अब कुल मिलाकर 6 केस हो गए हैं, 1 मरीज ठीक हो चुका है। सेना का जवान भी संक्रमित है, उसके तमाम जो साथी हैं उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन में रखे गए लद्दाख स्काउट्स के सभी जवान। देश भर में बढ़ रहा है कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। मैसूरू से इंफोसिस के 10,000 कर्मचारियों को भेजने की तैयारी है। देश के 16 राज्यों के अंदर कोरोना वायरस का कहर है। कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज 2 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं। दिल्ली में 31 मार्च तक जिम, नाइट क्लब बंद कर दिए गए। मुंबई में पब, बार, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब बंद कर दिए गए। देश भर में स्मारक, पुरातत्व स्थलों, संग्रहालयों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपनी चपेट में ले लिया है। भारत भी इसकी आगोश में आ चुका है। पूरा देश इस वक्त
तमाम बंदिशों का शिकार होता जा रहा है। इस वायरस ने स्कूल कॉलेज के साथ मॉल, संस्थान और सार्वजनिक सेवाओं तक को प्रभावित कर दिया है। ट्रेनों में पैसेंजर कम हो गए हैं और तमाम उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सैलानियों के सूने हो गए हैं पर्यटन स्थल। इसके अलावा कर्मचारियों को घर काम करने को कहा गया। दुनिया भर के शेयर मार्केट इस वक्त मंदी की कगार पर है और लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने की मनाही भी है। इन हालातों को देखते हुए साफ है कि देश में ठहराव की स्थिति में आ गया है और कोरोना के 149 मामले अब सामने आ चुके हैं। ये कोई नहीं जानता कि कितने अपुष्ट अभी ऐसे हैं जिनका आना अभी बाकी है। लगभग 55,000 लोग निगरानी की लिस्ट में हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तरह तरह के उपाय हर घंटे सामने आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि कोरोना से बचना कैसे है। कोरोना से बचने के लिए आपको जरूरी है कोरोना के हर अक्षर यानी कि CORONA के मतलब को समझने की। कोरोना का बचाव भी यही है। C फॉर क्लीन योर हैंड्स, O फॉर ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स, R फॉर रेज योर इम्यूनिटी, O फॉर ओनली सिक टू वियर मास्क, N फॉर नो टू हैंड शेक एंड A अवॉइड ह्यूमर्स। इसलिए आपको सावधान रहना है, स्वस्थ रहना है और सतर्क रहना है। यही कोरोना का इलाज है, यही कोरोना से बचाव है। अगर आप ये तमाम चीजों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको कोरोना नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। तो भाई, कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और इस गाइडलाइन के माध्यम से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार, प्रशासन कितना गंभीर है, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये हरिद्वार की हम हर की बेड़ी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि अब श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो संख्या है वो भी कम हो गई है। कोरोना को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। तो कोरोना को लेकर रोडवेज विभाग हापुड़ में अलर्ट पर है। बस स्टैंड की सफाई की तस्वीरें भी लगातार अब सामने आने लगी हैं और ध्यान भी दिया जाने लगा है। लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी दी जा रही है। बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये हम आपको हापुड़ के बस अड्डे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन आपकी तस्वीर कुछ और है। लगातार अब रोडवेज के बस स्टैंड पर बसों को सैनिटाइज करना हो या साफ सफाई का इंतजाम करना हो, ये सब कुछ साफ तौर पर दिखाई देने लगा। ये आप तस्वीर देखिए, बस को रवानगी से पहले सैनिटाइज किया गया पूरी तरीके से और उसके बाद बस को रवाना किया गया। तो ये तमाम तैयारियां हैं। यात्री जो जाते हैं उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। कोरोना को लेकर अलर्ट पर है रोडवेज विभाग। ये आप तस्वीर देखिए, रोडवेज की ये एक बस है जिसे सैनिटाइज पहले किया जा रहा है और उसके बाद उसको रवानगी दी जाएगी। तो हरदोई के अंदर कोरोना को लेकर अलर्ट पर है रोडवेज विभाग। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है रोडवेज विभाग। रोडवेज की बसों में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रही है, जिससे कि सैनिटाइज रहे ये बस और किसी को भी यहां पर कोरोना ना हो। यानी कि अगर एक बार ये सैनिटाइज कर दिए जाए बस, इसके बाद लगभग 5 से 6 घंटे तक यहाँ कोरोना का खतरा नहीं रहता। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है रोडवेज विभाग और टाइम टाइम पर इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तो हरदोई के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर सैनिटाइज करने के लिए लगातार छिड़काव किया जा रहा है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
वायरस के तहत जो है यहाँ सतर्कता के रूप में जो है सैनिटाइजर जो है इसका छिड़काव कराया जा रहा है। बाथरूम में डेटॉल का सॉप वगैरह रखा गया है। बेंचेज वगैरह में भी इसका छिड़काव कराया जा रहा है और एहतियात के रूप में सभी को जो है अपने चालकों को मास्क वितरित किए गए हैं ताकि यहाँ पे जो है इससे बचाव। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़।